लेक्चर में 4 ही आर्टिकल्स हैं पर काफ़ी लंबे हैं, तो इन्हीं के साथ प्रोसीड करेंगे। पर आर्टिकल्स कंप्लीट करने से पहले हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। मेजॉरिटी ऑनलाइन से, बट आपकी ऑफलाइन से तो होगी वैसे बात, कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो हमने करंट अफेयर में रिवाइज कर रखे थे, वही आगे थे। अब देखो, कुछ नए स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने एक दिन पढ़ा था ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स को लेके, याद है? थोड़ा थोड़ा नाम तो याद आ रहा है ना? आप फर्स्ट हो अभी, तो पिछले लेक्चर्स एक बार देख लेना, आपको भी ये नो नहीं लगेंगे फिर। तो जो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स थे, आपने उसमें क्या पढ़ा था कि एक प्राइवेट पूल था कि गवर्नमेंट था? प्राइवेट पूल था। म्यूचुअल फंड के साथ हमने जब इसको डिफरेंशिएट करा था। लिक्विडिटी कैसी थी इसमें, ज्यादा थी कि कम थी? कम थी, बहुत कम थी, क्योंकि मिनिमम कितना था इन्वेस्टमेंट? 1 करोड़ का। इसमें आपने 3 कैटेगरीज देखी थी, कैटेगरी नंबर 1, 2, 3। 1 में आते हैं आपके वेंचर फंड हो गए, एंजल फंड एंड ऑल, यहाँ पे एसएमईज, यहाँ पे हेज फंड्स। तो लो, 2 ही ऑप्शन यहाँ पे ठीक थे, हेज फंड एंड वेंचर कैपिटल। ठीक है, ये था ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। जो बॉन्ड एंड स्टॉक्स हैं वो तो म्यूचुअल फंड में भी आते हैं, तो ये सेपरेट हो गया वहां से। तो वो जब आप पूरा डिटेल में पढ़ोगे आपको पता चल जाएगा, वो तो गवर्नमेंट के अंडर भी आते हैं। ठीक है, से भी पढ़ रहे हैं बार बार, तो रेगुलेट कर रहा है। हाँ, यस। तो ऑनलाइन थोड़ा थोड़ा फोकस करना आपने। हाँ जी, हाँ जी मृणाल, बिल्कुल डाउट लास्ट में लेती हूँ, अभी तो लेक्चर शुरू ही हुआ, कर लेते हैं पहले। हाँ, बस यही है। नेक्स्ट आ जाओ। एक दिन आपने पढ़ा था कोलंबिया के बारे में, चाइना और कोलंबिया का एक आर्टिकल आ रखा था। तो उस दिन हम एक कॉन्टिनेंट पे गए थे विच वाज साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। यहां जैसे पे आपकी कंट्री थी कोलंबिया की, ये कौन सी कैनाल थी? पनामा कैनाल। इस तरफ कौन सा सी था? कैरेबियन सी। यहाँ पे ओशन कौन सा था? पैसिफिक ओशन। फिर आपने पढ़ा था ये जो कोलंबिया था, यहाँ पे एक कंट्री थी वेनेजुएला। इस तरफ को आओगे तो आपको इक्वाडोर मिलेगी, नीचे जाओगे बोलीविया आएगी, पेरू आएगी, देन एक चिली की शेप की कंट्री आएगी, जैसे चिली होती है ना, चिली, CHILLY। तो वो लंबी सी कंट्री आएगी, और साइड में आपकी आएगी अर्जेंटीना। तो यहीं से ये एंडीज पूरी की पूरी पास करती है। तो 7 कंट्रीज ऐसी जिनके थ्रू एंडीज पास करती हैं। तो 2 तो आपको पता ही थी, वन वॉज कोलंबिया, दूसरी है वेनेजुएला। पर जस्ट बिकॉज आपकी तो अभी चौथी 5वीं क्लास है, तो अभी हमने पूरी याद नहीं करी थी। पर पुरानों के लिए मतलब केक लाइक क्वेश्चन था, इजी था। पैराग्वे नहीं है, पैराग्वे उरुग्वे वगैरह आगे जाके हैं, ब्राजील इस तरफ को है, तो इसके साथ भी टच नहीं करती। इक्वाडोर आना था यहाँ पे, और बोलीविया आना था। डन। तो मतलब डुएबल है क्वेश्चंस। रिवाइज कहाँ पे होगा? करंट अफेयर में ही होगा। स्टैट में तो आप पढ़ोगे, एक बार पढ़ोगे, फिर वो सब्जेक्ट आप साइड में रख दोगे, पता नहीं कब जाके रिवाइज होगा। पर करंट में वो बार बार टॉपिक्स आएंगे, तो आपके वो रिवाइज होते चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। HMX, एक महाराष्ट्र का केस पढ़ाया था, वहां पे फैक्ट्री में ब्लास्ट हो गया था, उनका रूम नंबर 8 था। किस चीज का ब्लास्ट हुआ था? वो था HMX। बस 2 ऐसे ही डाल दिए डराने के लिए, ये हर साल आता है। लास्ट ईयर सिकाडा डाल दिया था, सिकाडा एक इंसेक्ट होता है, वो न्यूज में था। 2-3 और ऐसे ही डाल दिए थे पड़ोसी, पर हैं तो सेम ही चीजें ना, जो ऊपर इकट्ठी लिखी हुई हैं। और पूछ लिया, बताइए जी फॉलोइंग ऑप्शन में से कौन सी चीज है ये? आपने नहीं ये किया होगा, ये महाराष्ट्र में हुआ था जनवरी के एंड जैसे में। तो एक स्पेशल आर्टिकल लेके आई थी मैं, हिंदू में बहुत बड़ी पिक्चर आई थी कि कैसे ब्लास्ट की वजह से नुकसान हुआ था, डिवास्टेशन हुई थी। लोगों को 2 लाख का कंपनसेशन दिया गया था, जिनके फैमिलीज के वहां पे मर गए थे, एक्स ग्रेशिया जिसको बोलते हैं। तो ये होते हैं आपके एक्सप्लोसिव्स। ठीक है, एक्सप्लोसिव्स हैं, आपको इतना पता होना चाहिए था। HMX क्या था? बहुत जोर डाला था मैंने उस दिन, मिथाइल आइसोसाइनेट की बात करी थी, पूरी याद है मुझे, जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, सुना है उसके बारे में? वहां पे इंसेक्टिसाइड बनता था, तो उसी का एक मटेरियल होता है मिथाइल आइसोसाइनेट, उसकी वजह से हुई थी। सिमिलर कहां पे? ये देखो, ये तो रेफ्रिजरेंट की बात हो रही है। क्रूज मिसाइल? नहीं नहीं, क्रूज ये HMX जो होता है, आपने मतलब पढ़ा नहीं होगा इसके बारे में भी। पर वो जो फैक्ट्री थी वहां पे एक्चुअल में लिखा हुआ था HMX। इट्स अ एक्सप्लोजिव डिवाइस। ठीक है, एक्सप्लोजिव सब्सटेंस होता है। साइक्लो ट्राइमिथाइल टेट्राअमीन, ये इसका फॉर्मूला होता है, लंबा सा फॉर्मूला है, तो वो तो नहीं याद करना आपको, इतना ही पता होना चाहिए था HMX क्या था। तो एक क्वेश्चन आता है, जो ट्रेजिडी वगैरह हुई होती है, या कोई वर्ड न्यूज में आया होता है, तो 3-4 ऐसे ही डाल देते हैं डराने के लिए आपको। तो ये क्वेश्चन डुएबल था, क्योंकि ये तो पढ़ाया हुआ था, तो इसको इग्नोर नहीं कर सकते। एंड यहाँ पे लिखा ना, जो क्रूज मिसाइल, यहाँ पे लिखा है हाई एनर्जी फ्यूल। तुम जो ब्लास्ट में डल रही है, बॉम्ब के अंदर चीज डल रही है, उसको क्रूज मिसाइल में कैसे डालोगे? वो तो लॉन्चिंग के टाइम पे फट जाएगी, तो वो नहीं कर सकते ना। तो उसके साथ इसको कंपेयर करना था। बाकी ये प्रोपल्जन नहीं है, ये फ्यूल नहीं है, ये एक्सप्लोजिव है। तो ये सीधा वर्ड था, आपको ये वर्ड पता होना चाहिए था कि ये एक्सप्लोजिव है। तो ये आएगा करंट अफेयर से, क्योंकि ये आपके स्टैट वाले सब्जेक्ट्स के अंदर नहीं है मेंशन। डन।
ठीक है, अगर पुराने स्टूडेंट्स होंगे यहाँ पे ऑनलाइन बैठे हुए तो उनको पता होगा, वेरी इजी, लोगों को ये टफ लगा पर मैंने ये याद करवाया था कि एम फॉर मजोराना, एम फॉर माइक्रोसॉफ्ट, खत्म। और एक बोला था मैंने ए ओ याद रखना है, ओ स्लॉट अमेजॉन, आया कुछ कुछ याद, विलो था एक गूगल का। तो ये क्वांटम चिप्स थे, क्वांटम टेक्नोलॉजी होती है आपकी। जो सिलेबस में पढ़ते हैं ना हम साइंस एंड टेक का, तो उस टाइम पे क्वांटम टेक नहीं बताती मैं, क्योंकि 3-4 बार वो न्यूज में आगे होता है तो रट गई होती है क्वांटम टेक्नोलॉजी। तो करंट अफेयर लगाने पड़ेंगे, इन शॉर्ट यही इसका कंक्लूजन निकल के आएगा, आपको लगाने पड़ेंगे करंट अफेयर। तो लो, दूसरी तो गलत होगी यहीं से, यहाँ पे तो अमेजॉन लिखा हुआ था। ये बताइए कोई साइंस एंड टेक का है तो मैंने एक चेन करवाई थी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके नीचे आएगी मशीन लर्निंग, उसके नीचे आएगी डीप लर्निंग। गुड मॉर्निंग, आ जाओ। ओके, हाँ जी, ऑनलाइन साइंस एंड टेक से है कोई तो ये चेन याद है आपको? आप में से तो कोई नहीं, आपको सचिन याद है ये वाली चेन? करवाई थी मैंने कि एआई के नीचे हमेशा सब पार्ट आएगा मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग के नीचे हमेशा आएगा डीप लर्निंग। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो डीप लर्निंग है इट्स अ सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग, सीधी स्टेटमेंट। ठीक है, तो डुएबल था ये क्वेश्चन भी आ गया। हाँ ठीक है यहाँ पे, चलो तो उसी से आया था। अगेन हलवा क्वेश्चन, INSTC। अभी आपका नाम? चंदन से, ठीक है। चंदन, तो अभी हम जो कल पेपर था ना यूपीएससी का, तो उसके क्रक्स निकाल रहे हैं कि करंट अफेयर से कितना आया हुआ था। तो काफी सारे क्वेश्चन थे जो डायरेक्टली हमने पढ़े हुए थे, तो उन्हीं के बारे में भी डिस्कशन कर रही हूँ, देन वी विल कम टू द टॉपिक्स। ओके, ये एक इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है। अब सुनो, इसमें कर दिया यूपीएससी ने थोड़ा सा लोचा। जैसे 3 क्वेश्चन का सुना होगा आपने, ड्रॉप किए। अब इस क्वेश्चन में देखना, इसमें 4 कंट्रीज टोटल इन्वॉल्व थी और पुराने बच्चों को ये रटी हुई थी। एक तो हम खुद हैं इंडिया, एक हमारा ऊपर जाके दोस्त है रशिया, बीच में आएगा ईरान और एक आएगा अजरबैजान। ये इसमें 4 कंट्रीज है, ठीक है। जब आप सेंट्रल एशियन कंट्रीज पढ़ते हो, एंशियंट हिस्ट्री में तो ईरान को पर्शिया बोलते थे, ये नाम आता था, तो उसको सेंट्रल एशियन कंट्री इंक्लूड कर लेते थे। पर आज के टाइम पे अगर देखोगे तो K²U T² से आपको मैं ये कंट्रीज याद करवाऊंगी। किर्गिस्तान होगा, कजाकिस्तान होगा, उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, इनको हम एक्चुअल में सेंट्रल एशियन कंट्रीज बोलते हैं। अब अगर स्टेटमेंट देखोगे तो ये चाइना वाला तो सीधा ही कट हो जाएगा, क्योंकि चाइना का तो कोई रोल ही नहीं है इसमें। ये एक ऑल्टरनेटिव रूट निकाला हुआ है हमने कि किसी की भी इंटरफेरेंस ना रहे, तो ये वाला तो सीधा गया ऑप्शन। दूसरा बोल रहे हैं बांग्लादेश एंड म्यांमार, कोई रोल नहीं है इसका। मैंने 4 कंट्रीज यहाँ पे लिखी हुई हैं, कोई रोल ही नहीं है इसका। अब देखो ये दो, इन स्टेटमेंट्स को ध्यान से सुनना। आपने सुना होगा कि रशिया का मेजॉरिटी हिस्सा कहाँ पे है? एशिया वाले पार्ट में, पर थोड़ा सा हिस्सा कहाँ पे है? आपके यूरोप वाले पार्ट में भी है, बाल्टिक सी वगैरह को टच करता है, थोड़ा सा पार्ट निकल के आता है। एक जब उसके बॉर्डरिंग कंट्रीज पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं फेल इनटू रशिया, तो निमोनिक सा बताया होता है मैंने कि ऐसे बॉर्डरिंग कंट्रीज आप डायरेक्शन में याद रखोगे। पर यहाँ पे क्या लिखा है कि इंडिया टू सेंट्रल एशिया टू यूरोप वाई ईरान। स्टेटमेंट सुनना, दूसरे में लिखा है इंडिया टू यूरोप थ्रू अजरबैजान। अब ईरान वाली भी ठीक है, अजरबैजान वाली भी ठीक है, दोनों आ रही है ना कंट्रीज, पर यहाँ पे लिखा है सेंट्रल एशिया टू यूरोप वाया ईरान। ये तो सेंट्रल एशिया के साइड में आई ना ईरान कंट्री, तो ये कहीं ना कहीं ये वाली स्टेटमेंट रेलिवेंट नहीं बन रही है। पर जो बेटर फिट बैठ रही है वो ये वाली स्टेटमेंट है, तो इसका प्रोबेबल आंसर जो होगा दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन डी। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है वैसे, ये भी एक्चुअल नहीं आ रही है स्टेटमेंट, थोड़ा मतलब वो होता है, वो घुमाने के चक्कर में ज्यादा क्वेश्चन को घुमा दिया गया है, पर इसकी जो आंसर आएगी की के हिसाब से वो डी ही रहेगी, ठीक है। जो कंफ्यूजन था वो इन 2 ऑप्शंस में था, पर द आंसर विल बी डी। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एयरक्राफ्ट। रिपब्लिक डे का एक स्पेशल सेशन होता है आपका, तो आपको पता है रिपब्लिक डे पे परेड होती है, इंडिपेंडेंस डे पे भी होती है इंडिपेंडेंस डे पे, किन्हों ने देखी है? नहीं होती, या परेड जो होती है दैट इज ओनली पार्ट ऑफ रिपब्लिक डे। उस दिन हम अपनी पावर को शो करते हैं कि हमारे पास डिफेंस के अंदर क्या क्या एडवांसमेंट आ चुकी है। पर इंडिपेंडेंस डे के दिन कोई भी परेड नहीं होती। उस दिन प्राइम मिनिस्टर आते हैं, रेड फोर्ट से अपनी स्पीच देते हैं, लोगों की तारीफ करते हैं, वो सारा प्रोसीजर रहता है। उस दिन परेड नहीं होती। रिपब्लिक डे होती है 26 जनवरी। उस दिन ये दोनों आए थे, C-17 और डॉर्नियर। तो उस दिन पढ़ाए थे ये कि जो डॉर्नियर 228 है वो मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है, मल्टीपर्पज से यूज किया जा सकता है। और जो C-17 ग्लोब मास्टर है, इसके साइड में 3 और लगते हैं, फिर ये इंद्र शेप बनाते हैं, शेप्स बनाई जाती हैं, तो वो सारी हैं, तो ये पढ़ाया हुआ था। यस, बोइंग का। एंड देन IL-76, अब इस पे अट जाना था। अब मैंने बोला ना बहुत स्पेसिफिक हो रही हैं ऑप्शंस, ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3। 2 का पता भी था, तीसरी का नहीं था आइडिया, खत्म क्वेश्चन। एक्चुअली इल्यूशियन करके एक एयरक्राफ्ट है,
यस, इट्स ऑल्सो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, बट यहाँ पे लिखा है कि सुपरसोनिक है। इसकी जो मैक आती है दैट इज 0.82, ये सबसोनिक है। ये वाला गलत था। वैसे ये ऑप्शंस के हिसाब से रेलिवेंट तो नहीं बना, पर इन्होंने डाल दिया था, ये सुपरसोनिक नहीं आना था, तो इसका एक ही ऑप्शन यहाँ पे गलत होगा, IL-76 वाला। देन एक क्वेश्चन वेरी इजी, आई थिंक, आर्टिफिशियल रेन के बारे में आपने सुना है, ये केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो। हाँ, सिल्वर आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड का यूज किया जाता है, वो आपके क्लाउड्स बन जाते हैं, क्लाउड फाइनली वहां पे रेनफॉल कर देते हैं। तो ये लो, पहले बोला जाता है कि जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, टेक वाला पार्ट ज्यादा आता है यूपीएससी में, पर आप साइंस को भी स्किप नहीं कर सकते। क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने, खैर ये न्यूज में भी आता रहता है, दिल्ली वगैरह के कॉन्टेक्स्ट में आप सुनोगे, दुबई के कॉन्टेक्स्ट में सुनोगे, बार बार न्यूज में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्रिक्स को लेके, ये इतनी बार बोला कि ब्रिक्स के याद कर लो। जो 11th कंट्री है नाइजीरिया, वो पार्टनर मेंबर था। और दो टोटल कितने हैं अब इसके अंदर, तो 10 है। शुरू में 4 थे, B फॉर ब्राजील, R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना। साउथ अफ्रीका एडेड इन 2009, 10 की फिर मीटिंग में इन्होंने पार्टिसिपेशन किया था। और 16 समिट लोकेशन थी काजन, काजन है रशिया में, तो डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। देन इंडोनेशिया बिकेम अ फुल मेंबर ऑफ ब्रिक्स, तो स्टेटमेंट इज ट्रू, जनवरी 2025 में ऐड हुआ था। इससे पहले आपका एक कंट्री ऐड हुआ था, UAE, देन इथोपिया, इजिप्ट, और वन मोर कंट्री वाज देयर, कौन सी थी सचिन, कौन सी थी? इजिप्ट, इथोपिया, UAE, एक कंट्री स्किप हो रही है। अर्जेंटीना को भी बोला था, उन्होंने मना कर दी थी। सऊदी अरेबिया को भी बोला था, उन्होंने भी मना कर दी थी। एक कंट्री स्किप हो रही है, याद नहीं आ रही है, वन मोर कंट्रीज थे, एक ऐड ऑप्शन देख के तो लग जाना था पता। हाँ, ईरान थी, ईरान, ठीक है, अनदर कंट्री वाज ईरान। तो टोटल अब 10 मेंबर्स हैं। तो इजी क्वेश्चन था क्योंकि ये डेली पड़ा हुआ था। चलो अब आ जाते हैं आर्टिकल्स के ऊपर। अभी और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, कल डिस्कस कर लेंगे उनको, ठीक है। तो मैं यहां से जस्ट इतना बता रही हूँ कि करंट अफेयर के लिए आपने सिर्फ एक ही सोर्स फॉलो करना है, वो है दीक्षा मैम का, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम डिटेल में करेंगे, कोई चीज आपकी स्किप नहीं होती है। आज का आर्टिकल मान लो स्किप हुआ भी है तो वो अगले दिन कवर अप हो जाता है, ठीक है। कभी कभी आप देखोगे न्यूज़पेपर में कुछ आया ही नहीं होगा, तो उस दिन पिछले वाले कवर हो जाते हैं। एडिटोरियल में आपकी डिटेलिंग में कवर हो जाती है। अभी बिम्स्टेक वाला क्वेश्चन आया था, वो एडिटोरियल उसका आता रहता है, तो कवर हो जाता है सारा। सब जगह नहीं भागना है कि यहाँ से भी कर लेता हूँ, यहाँ से भी कर लेता हूँ। उससे क्या होगा, आपके पास MBD क्रिएट हो जाएगी, यू नो MBD। 10th क्लास के जब एग्जाम होते थे तो जिसने बुक्स नहीं पढ़नी होती थी उसके लिए एक एक्स्ट्रा बुक आती थी कि इससे पढ़ लो, इसी से आता है सारा, दैट इज MBD। वैसा नहीं बनेगा यहाँ पे, कुंजी बोल लो, कुंजी भी नहीं बनेगी इस केस में, आपको डेली पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। चलो जी, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मृणाल गर्ग, लास्ट वाले क्वेश्चन का पहली ठीक थी, दूसरी ठीक थी, तीसरी ठीक थी, तो तीनों ठीक थी यहाँ पे। लो, इसमें भी गड़बड़ करी है, इसमें भी गड़बड़ करी है, ये क्वेश्चन गलत। ऑप्शन देखो, इसमें है ही नहीं 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3, 1 ओनली, गलत। 16th जो सबमिट हुआ है वो रशिया में ही हुआ है, काजन में ही हुआ है। यस, 16th सबमिट जो हुआ है 24 का। और उसके बाद जो इंडोनेशिया है वो फुल मेंबर है, और इसकी जो मल्टी, अच्छा ठीक है ठीक है, यहाँ मल्टीकल्चरलिज्म लिखा हुआ है, मल्टीलेटरलिज्म है, यस मल्टीलेटरलिज्म है, ठीक है ठीक है। इसका आंसर इज 1 and 2, 1 and 2। गुंजन, मैंने बताया था आपको, यूपीएससी प्रिपेयर कर रहे हो तो Jan 2 आपका 1.5 साल का लगभग जो स्किप हुआ है वो रिवीजन में कवर अप हो जाएगा। और अगर स्टेट का एग्जाम का पेपर दे रहे हो तो 1 साल का रेलिवेंट रहता है। और जिसने थोड़ा इमरजेंसी लेके चलना है 8 से 6 महीने, 6 महीने तो रिस्की होते हैं, 8 महीने तो करने पड़ेंगे कवर अप। आप तो टाइम से हो, स्टेट एग्जाम के लिए है ना, हाँ टाइम से हो, पूरे टाइम से हो। चलो, फर्स्ट आर्टिकल, फर्स्ट आर्टिकल में क्या बताया गया है, शिलोंग को जोड़ा जाएगा सिलचर के साथ, और यहां पे बनेगा 4 लेन वाला हाईवे। क्या इसका रीजन है, क्यों ये हाईवे बनाना जरूरी है? यस, सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी जिसे कहते हैं, ठीक है। तो हम बिल्कुल बेसिक से देखेंगे क्या कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, डोकलम प्लेट्यू क्या है, तो उन सभी के बारे में डिटेलिंग में देखेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल है BSF को लेके। हाई ऑफिशियल्स ने काफी ज्यादा तारीफ करी है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की, इसे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी बोला जाता है। टोटल CAPF के अंडर 7 फोर्सेज आती हैं, जिसमें से ये एक इंपॉर्टेंट है। आपको BSF के बारे में क्यों पता होना चाहिए, ये मेंस में भी आपसे पूछा जाता है। वहां पे एक आर्टिकल है GS पेपर 3 के अंदर, इंटरनल सिक्योरिटी और बॉर्डर सिक्योरिटी, तो उसके पर्सपेक्टिव से काफी रेलिवेंट आर्टिकल है। नेक्स्ट आ जाओ, फिर से RBI आ चुका है। यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स करेंगे कि
क्या आरबीआई के पास ऐसे रिजर्व्स होते हैं कि अगर कल को इमरजेंसी आए, पैसा ना बचे, तो क्या कुछ बचा होगा स्टॉक के अंदर? कौन सी कमेटी थी जिसने रेकमेंड करा था कि आपके पास लमसम अमाउंट होना ही चाहिए जेब के अंदर? तो वेरी रेलिवेंट आर्टिकल। हुआ क्या है, गवर्नमेंट ने बोला आरबीआई को पैसे चाहिए थोड़े से। क्यों चाहिए होते हैं गवर्नमेंट को पैसे, अभी उसको देखते हैं। तो ये आपके जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। देन रिवर डॉल्फिन को लेके है। रिवर डॉल्फिन को सुसु नाम से भी जाना जाता है, इनको ब्लाइंड डॉल्फिन्स भी बोलते हैं, और ये मैमल्स होती हैं, ये तो सभी को पता है। पर यहाँ पे जो आर्टिकल बताया है वो है इंडस्ट्रियल वेस्ट के ऊपर। तो आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इंडस्ट्रियल वेस्ट डालते रहते हैं ना पानी के अंदर बिना ट्रीट करे उसे, तो अब जो केमिकल्स निकल के आ रहे थे वो इनकी लाइफ साइकिल में ऐड हो चुके हैं, जिसे आप फूड चेन भी बोलते हो। छोटे वाले को बड़ी खाएगी, बड़ी को और बड़ी खाएगी, तो वो दैट इज फूड चेन। तो उसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स ऐड हो चुके हैं, तो उसको लेके कंसर्न जताया हुआ है। और एग्जाम्पल भी दिया है चाइना का कि डॉल्फिन की ही जो स्पीशी चाइना के अंदर है, बैजी बोलते हैं वहां पे, तो वो एक्सटिंक्ट डिक्लेयर होगी थी। रीजन बिहाइंड इंडस्ट्रियल एफिलेंट, जो वेस्ट मटेरियल था उसी से क्या हुआ, जो स्पीशी का फूड चेन था वो पूरा डिस्टर्ब हुआ और फाइनली वो खत्म हुई। और फिर हम फोकस कर रहे होते हैं डी एक्सटिंक्शन पे, जैसे व्हाइट वॉल्फ को दोबारा से बनाया, तो डी एक्सटिंक्शन से बेटर है ना कि जो लाइफस्टाइल चल रहा है उसी को सुधार ले, तो उसके ऊपर एम्फेसाइज किया हुआ है। तो 4 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है। हाँ जी ऑनलाइन आपको पता चला यहां तक? हाँ जी आप सभी को क्लियर? तो ये 4 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स रहेंगे आज के। चलिए जी, फर्स्ट ऑफ ऑल कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है शिलोंग सिलचर हाईवे प्रोजेक्ट को, और इसके ऊपर जो खर्चा आएगा दैट इज गोइंग टू बी 22,864 करोड़। अब देखो ये जो पैसा एलोकेट हो रहा है ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस बार का इकोनॉमी का स्टैटिक वाला पार्ट देखोगे तो उसमें डाटा काफी ज्यादा यूज किया हुआ था। ऐसे डायरेक्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं थे, काफी डाटा यूज किया हुआ था, तो आपने अमाउंट भी याद रखना है। 22,864 करोड़ का पेपर कौन सा रहेगा? जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी, उसमें ट्रेड आता है, डेवलपमेंट आती है और इंफ्रास्ट्रक्चर आता है। क्लियर? तो इसके लिए हमें पहले थोड़ा सा मैप देखना पड़ेगा। दिस इज इंडिया का मैप, ये वाला सभी ने देखा हुआ है। किसी ने बोला कुछ? नहीं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक छोटी सी नेक लाइक स्ट्रक्चर है। चिकन आपने देखा होगा, उसकी जो गर्दन होती है वो छोटी सी होती है, गर्दन बिल्कुल पतली सी होगी, हेड बिल्कुल छोटा होगा और बॉडी पीछे की तरफ होती है। मतलब उसकी गर्दन को तोड़ दिया जाए तो वो हिस्सा अलग, खत्म, मतलब इन शॉर्ट। तो वैसे ही हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं ये वाली, ठीक है। टोटल है ये 7। इनके ब्रदर को मान लिया जाता है सिक्किम को। एंड सिक्किम वॉज एडेड बाय विच अमेंडमेंट? स्टेटहुड किस अमेंडमेंट के तहत बना था ये? 35th और 36th? 35th के तहत एसोसिएट मेंबर था, यानी कि इंडिया के अंडर सिर्फ डिफेंस था और फॉरेन अफेयर्स थे। तो ये सिक्किम के बारे में बात हुई। अब ध्यान से सुनना, एक मिनट। यस 35th में एसोसिएट मेंबर था। अब थोड़ा सा मैप के ऊपर फोकस करना। यहाँ पे बोल दिया 7 स्टेट्स हैं जिनको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स बोलते हैं इंडिया की। यहाँ पे आ गया सिक्किम, साइड में देखो नेबरिंग कंट्रीज आ गई, इधर नेपाल आ गया, ये भूटान आ गया, और ऊपर की तरफ तिब्बत था पहले, अब ऑक्यूपाइड बाय चाइना, तो ऊपर की तरफ चाइना आ गया। अब ये जो भूटान है, पहले इस पे फोकस करते हैं। क्या रीजन है, क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट? क्या यहाँ पे टेरन को रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं, ज्योग्राफी को रिलेटेड प्रॉब्लम आती हैं? तो पहले तो ये वाला कॉरिडोर आप याद रखेंगे, ये लिखा हुआ है चिकन स्नेक भी बोलते हैं, पर चिकन नेक की जगह पे आप बोलोगे प्रेफरेबली सिलीगुड़ी कॉरिडोर। सिलीगुड़ी कॉरिडोर लगभग 22 किलोमीटर की लेंथ है इसकी, 22 किलोमीटर। 22 किलोमीटर, यस, ठीक है। अब सुनो, ये जो भूटान वाला एरिया होता क्या है, जैसे हर कंट्री के अंदर कोई ना कोई सरकार आती है। यहाँ पे एक केपी शर्मा ओली आते हैं नेपाल में, वो चाइना के फेवर में ज्यादा है। देखो शर्मा होके भी चाइना की तरफ है, होना तो कायदे से इंडिया की तरफ होना चाहिए था, पर नहीं है। उनका जो आइडियोलॉजी है वो किस तरफ को है, वो चाइना को लेके है। तो जिस दिन वो बैठ के गद्दी के ऊपर, उस दिन सारा का सारा नेपाल किस तरफ को हो जाता है? एकदम से इंडिया की तरफ, सॉरी चाइना की तरफ, प्रो चाइना हो जाता है। अब चाइना वाले बोलते हैं कि हम इस रीजन में ना अपना एक मिलिट्री बेस बनाएंगे। चलो अभी तक उसकी कॉन्शियसनेस है कि नहीं दिया है बनाने, जिस दिन बन गया सोचो सिलीगुड़ी कॉरिडोर साइड में हम कैसे पहुंचेंगे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में? ऊपर से बांग्लादेश में आ जाओ। पहले यहाँ पे बैठा हुआ है आजकल यूनुस। यूनुस बोलता है कि पाकिस्तान के साथ हम दोबारा से अच्छी बना लेंगे। एक टाइम था इसको वेस्टर्न पाकिस्तान बोलते थे और इसको ईस्टर्न पाकिस्तान बोलते थे। वेस्टर्न पाकिस्तानी बोलते थे कि उर्दू तो हम बोलते हैं, यहाँ पे तो बंगाली बोलते हैं, तो उनको इंफीरियर मानते थे एक तरह से। बहुत ज्यादा एट्रोसिटी क्रिएट करी, लेडीज के रेप करे कि इनकी नस्ल बदल दो, उर्दू स्पीकिंग आने चाहिए अगली जनरेशन में। आइडियोलॉजी देख रहे हो। फिर इंडिया से हेल्प ली थी, जो उस टाइम का ईस्टर्न पाकिस्तान हुआ करता था। फाइनली 1971 में जाके बांग्लादेश को इंडिया ने लिबरेट करवाया था। सॉरी,
यस यस, मानिक शॉ वाज देयर। वो पहले मिड ऑफ आई थिंक अप्रैल में होना था, पर आगे फिर फ्लड्स आने थे। तो यहाँ पे रिवर्स आपने सुनी होगी, एक तरफ से गंगा आती है, एक तरफ से ब्रह्मपुत्र आती है, हैवी फ्लड। कैसे वॉर लड़ोगे, तो दिक्कत आएगी। तो दिसंबर में जाके हुआ था ये शुरू, और फाइनली 16 दिसंबर 1971 एक नई कंट्री यहाँ पे फॉर्म हुई, दैट इज बांग्लादेश। ठीक है, लग गया यहाँ तक पता। अब ये जो यूनुस है, ये भी कहाँ पे जाके पहुंचा हुआ था? चाइना। चाइना ने अपना एयरक्राफ्ट भेजा हुआ था इसको लेके आने के लिए। अब चाइना का भी तो अपना मतलब था क्या, लोकेशन। इंडिया को घेरना चाहता है, कैसे भी करके घेर ले, डन। तो यहाँ पे बांग्लादेश भी फ्रेजाइल है। अब आती है बात भूटान की। भूटान को देखोगे काफी पीसफुल सा कंट्री है, ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स में नहीं इन्वॉल्व होता। सारे जीडीपी मेजर करते हैं, ये जीएनआई मेजर करते थे कि हैप्पीनेस होनी चाहिए कंट्री के अंदर, बाकी पैसा तो आता जाता रहेगा। तो दैट वाज भूटान। अब भूटान की दो लोकेशन याद रखना, इस एरिया में पड़ती हैं। एक का नाम है जाकरलुंग, जाकरलुंग, और एक का नाम है पासमलुंग। जाकरलुंग एंड पासमलुंग, ये दोनों एरियाज चाइना ने ऑक्यूपाई करके रखे हैं, भूटान के एरियाज है। पर यहाँ पे कुछ खास है नहीं, मतलब रेतीला सा पार्ट है ना, तो यहाँ पे फर्टाइल लैंड है, कुछ नहीं है। ये क्यों किया हुआ है? चाइना बोलता है भूटान को, इस एरिया पे आओ। अब यहाँ पे है डोकलाम रीजन, ठीक है, ये है डोकलाम रीजन। अब ये कहाँ पे मिलेगा आपको? बिल्कुल इस, ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर आ गया, ये सिक्किम वाला पार्ट, यहाँ पे मिलेगा आपको डोकलाम वाला रीजन। अभी जो डोकलाम है ये हाइट पे है, मतलब अगर किसी को सिलीगुड़ी कॉरिडोर के ऊपर नजर रखनी है ना, यहाँ पे सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, ये डोकलाम है, यहाँ पे बैठ के आराम से यहाँ पे नजर रख सकता है कि क्या चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो चाइना क्या बोलता है भूटान को कि आपको ना मैं ये जाकर लूंगा और पासम लूंग रिटर्न कर दूंगा, पर शर्त आप हमें डोकलाम दे दो। चलो, भूटान के अच्छे रिलेशन है इंडिया के साथ। इनका यहाँ पे एक लोकेशन है गैलेफू, यहाँ पे इन्हें नेट न्यूट्रल सिटी बनानी थी, तो हमने काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करी हुई है। तो इंडिया के साथ भूटान के रिलेशन अच्छे हैं, तो आज तक ये नहीं हुआ कि डोकलाम चाइना के पास गया होगा। जिस दिन चला जाएगा उस दिन ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर पूरी तरह से बंद हो जाएगा, क्योंकि चाइना की यहाँ पे एक्सपांशन हो जाएगी। यहां तक क्लियर हुई स्टोरी? अब यहां से हमें पता क्या चला कि छोटा सा एरिया है पर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे भूटान से जुड़ा हुआ है, यहाँ अपना नेपाल है, इतना सा एरिया है ये, और सारे के सारे नॉर्थ ईस्ट को जोड़ रहे हैं। अब नॉर्थ ईस्ट की बात करें, असम आपने सुना होगा, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। तो ये जो 7 सिस्टर्स है, इनमें कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट चली रहती है। कभी आ जाएगी एथनिसिटी के बेसिस पे। होता क्या है, सभी का कल्चर डिफरेंट होता है। कोई चाहता है हमारे कल्चर को ज्यादा प्रोमिनेंस मिले, कहीं पे हम एसटी स्टेटस दे देते हैं शेड्यूल ट्राइब का, जैसे मणिपुर के क्राइसिस आपने सुने होंगे। वहां पे जो प्लेन के अंदर था एरिया, प्लेन में क्या होता है, आप रोड वगैरह इजीली बना सकते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर इजीली डेवलप कर सकते हो। पहाड़ियों में टफ हो जाता है। अब ये जो हाईवे है, ये लगभग 166 किलोमीटर बनेगा आपके ये शिलोंग वाले एरिया में, और जो 22 किलोमीटर बचेंगे वो बनेगा आपके सिलचर वाले एरिया में। बट टेरेन इतना टफ है तो थोड़ा ही डिस्टेंस अगर आपके प्लेन एरियाज के साथ कंपेयर करें, पर रीजन क्या है? टेरेन, ज्योग्राफी, बहुत सारी पहाड़ियां हैं, आपको वो कट करनी पड़ेगी तब जाके हाईवेज यहाँ पे बनेंगे। इसी वजह से कॉस्ट भी देखो 22,864 करोड़ के पास जा चुकी है। तो कॉस्टिंग इसी वजह से ज्यादा है, टेरेन की वजह से। अब दूसरा रीजन, तो मतलब एक चीज तो अपने को क्लियर है, जब सामान नॉर्थ ईस्ट में भेजना होगा तो हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर के ऊपर पूरी तरह से डिपेंड नहीं रह सकते। एक तो रीजन छोटा है एरिया, दूसरा फ्रेजाइल बहुत ज्यादा है, कब को बंद हो जाए नो आइडिया, यहाँ पे कभी भी रिस्क आ सकता है। दूसरा जो रास्ता है, उसके लिए हमने क्या किया, रेलवे बना दिया। कहां से? कोलकाता वाले एरिया से बांग्लादेश से होते हुए गए, जो ब्रिज फॉर्म में होते हैं रेलवे ट्रैक्स, वो हमने बना दिए ताकि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को कनेक्ट कर सके। अब रेलवे क्यों बनाए, रोड क्यों नहीं बनाए थे? अगेन, गंगा आ रही है, ब्रह्मपुत्र आ रही है, रोड तो वैसे बंद हो जाते हैं जिस दिन फ्लड आते हैं। ठीक है, जैसे गंगा यहाँ पे एंटर करती है, क्या नाम बन जाता है उसका बांग्लादेश के अंदर? पद्मा। याद रखना, जैसे गंगा बांग्लादेश के अंदर एंटर करती है तो नाम पड़ता है पद्मा, और जैसे ब्रह्मपुत्र आती है तो नाम पड़ जाता है जमुना। जमुना, नॉट यमुना, यमुना इज ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, वो उस तरफ है। तो याद रखना यहाँ पे जमुना। और जब ये दोनों मिलती हैं, मल्टीपल स्टोरीज हैं, बोलते हैं कहीं यहाँ से मेघना रिवर आती है, वो इसको अटैच करती है, तो सभी का नाम फिर मेघना पड़ जाता है। कहीं बोलते हैं कि जो पद्मा और जमुना है, ये दोनों आपस में मिलती हैं और फिर एज अ मेघना की तरह फ्लो करती हैं। तो मतलब वाटर का फ्लो बहुत ज्यादा है बांग्लादेश के थ्रू। तो इसी वजह से हमने क्या किया, ब्रिज वाली फॉर्म में रेलवे ट्रैक बनाया। अब यूनुस का देख लो, यूनुस बोल रहा है कि हमें तो इंडिया पसंद नहीं है। इवन चाइना जब गया तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को बोल के आ गया नॉर्थ ईस्टर्न कंट्रीज, ये तो कंट्री हैं और ये लैंडलॉक हैं, बोलता कि बांग्लादेश के थ्रू ही जाया जा सकता है। उसने तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर को ऐसे इग्नोर किया जैसे ये बांग्लादेश के अंदर आता हो, जबकि वो नहीं आता है। कनेक्टिविटी प्रॉपर है यहाँ से, ये इंडिया का ही पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ से क्या पता लग रहा है कि बांग्लादेश का इंटरेस्ट किस तरफ जा रहा है? चाइना, प्रो चाइना की तरफ हो रहा है। तो हम इस रूट के ऊपर भी डिपेंड नहीं रह सकते। फिर एक और रूट था,
कोलकाता से लेके गए इस वाले एरिया में, म्यांमार में, डायरेक्ट सी रूट, मतलब यहां से क्या चलेंगी, शिप्स चलेंगी, एक सी रूट ले लिया, थोड़ा सा यहाँ पे रिवर रूट ले लिया, नदी के ऊपर चलेंगे, अगेन शिप्स का ही यूज होगा, फिर उसके बाद रोड के साथ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ हम जुड़ गए। तो अब इसके ऊपर थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या है, पहले इसके बेसिक्स देख लो। तो एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आती है जिसमें बोला गया है कि हम क्या करेंगे, असम की कैपिटल दिसपुर, ठीक है, शिलोंग किसकी कैपिटल आएगी, मेघालय, देन इम्फाल किसकी कैपिटल आएगी, मणिपुर, आइजॉल मिजोरम, त्रिपुरा की क्या आ जाएगी, अगरतला। तो देखो अब यहाँ पे लिखा है गुवाहाटी, ये कहां पे आता है, असम, तो गुवाहाटी को कनेक्ट किया जाएगा शिलोंग के साथ, ये देखो नेक्स्ट शिलोंग, शिलोंग के बाद आ जाएगा सिलचर, सिलचर आपको बिल्कुल इस पॉइंट पे मिलेगा, अगेन असम वाला पार्ट, सिलचर इज इन असम, देन आता है इम्फाल, ये आ गया मणिपुर वाला पार्ट, उसके बाद लिखा है आइजॉल, ये आ गया मिजोरम वाला पार्ट, और फाइनली अगरतला। तो इन एरियाज को कनेक्ट किया जाएगा इस हाईवे के जरिए। एक बार जब हाईवे बन गया तो ये तो सारे कनेक्ट हो जाएंगे आपस में, डन। तो ये अभी जो कैबिनेट ने अप्रूवल दी है, और ये लोकेशंस हैं बहुत स्पेसिफिक, अगर आपको पढ़नी हो, पंचग्राम असम में है, और ये मैवलंकहंग जो है ये मेघालय वाला पार्ट है। टोटल कॉस्टिंग 22,864 करोड़ की आएगी। ये देखो मेघालय के अंदर 166.80 किलोमीटर का डिस्टेंस रहेगा, जबकि असम में 22 किलोमीटर का रहेगा। ये दिस इज द टोटल डिस्टेंस जो कैबिनेट ने अभी अप्रूवल दिया हुआ है। लोकेशन क्लियर, इसकी अंडरस्टैंडिंग बन गई ना सभी को। चलो ये शॉर्ट में देख लेना एक बार, ये आपके रीडिंग के लिए है, और ये पीपीपी मॉडल के ऊपर है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी कि यहाँ पे गवर्नमेंट भी आएगी और प्राइवेट कंपनीज भी आएंगी। यस, अब ट्रेवल टाइम जो होगा वो भी तो रिड्यूस होगा। जब भी आप हाईवे बनाते हो तो पहले 8.5 घंटे लगते थे, अब 5 घंटे लगेंगे, तो ट्रेवल टाइम भी यहाँ पे रिड्यूस हुआ। नेक्स्ट आ जाओ, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस आई थिंक अब क्लियर है आपको। ऊपर चाइना को टैकल करना है, नीचे बांग्लादेश है, उस तरफ नेपाल वाला एरिया है, तो सारा ही टैकल करना है। और रीजन क्या है, नॉर्थ ईस्ट को क्यों कनेक्ट करके रखना है, एक तो इंटीग्रल पार्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट, और दूसरा क्या रीजन है, ट्रेड, सामान भी तो पहुंचाना होता है, और टूरिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट। इतनी ब्यूटीफुल स्टेट्स हैं ये सारी ही, लोग बहुत जाते हैं घूमने के लिए। बारिश सबसे ज्यादा आपको मेघालय के अंदर मिल रही है। देन ब्यूटी की तो बात ही ना करें, नॉर्थ ईस्टर्न बहुत पॉपुलर है, थ्रू आउट इंडिया नहीं, थ्रू आउट वर्ल्ड। तो टूरिज्म के ऊपर भी हमें एम्फेसाइज करना है। तो ये सारे मैंने आपको रीजन बता दिए। और इसके अलावा एक्ट ईस्ट पॉलिसी, सोचो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के साथ अगर कनेक्टिविटी नहीं होगी तो जो आपका साइड में म्यांमार है, थाईलैंड, वो सारी साउथ ईस्टर्न स्टेट तो गई, उसके साथ कनेक्टिविटी खत्म। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, स्ट्रेटेजिक लोकेशन है इसकी। नाउ आते हैं कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। नाम सुन के लग रहा होगा ये कालादान क्या है, कालादान इज द नेम ऑफ रिवर, ये रिवर का नाम है। अभी हमने क्या बोला, एक रूट तो देख लिया सिलीगुड़ी वाला, दूसरा देख लिया यहाँ पे रेलवे ट्रैक था बांग्लादेश की साइड से जो लेके गए, एक देखा आपने अभी कोलकाता से गए हम म्यांमार वाले एरिया में। ठीक है, ये जो सितवे नाम का पोर्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके सीएपीएफ में पूछा था कि जो सितवे पोर्ट है वो कौन सी कंट्री के अंदर लोकेटेड है। आंसर इज म्यांमार। पर बनवाया किसने था, इंडिया ने बनवाया था। ये होता क्या है, यहाँ पे इनकी एक आर्मी है, अराकाम करके आर्मी, वो भी वैसी है, मिलिट्री कू आप सुनते होंगे। मिलिट्री कू में क्या होता है, जो डेमोक्रेसी है कंट्री के अंदर, दैट डजंट मैटर, मतलब सरकार को हटाओ, कौन बैठ जाएगा आके, मिलिट्री बैठ जाएगी। तो अराकाम नाम की है। तो अराकाम जो है ये चाइना के कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज्यादा है, चाइना भी इनको काफी पैसा देता है, यूनिफॉर्म्स लाके देता है। तो यहाँ पे इंडिया ने थोड़ा सा यहाँ पे अपनी डिप्लोमेसी का यूज किया था कि पोर्ट हम खुद बनवाएंगे, आपको अपना पैसा आएगा, आपको किसी से पैसा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमने क्या किया, कोलकाता को कनेक्ट कर दिया सितवे पोर्ट के साथ, ये बन चुका है सितवे पोर्ट। ठीक है, कितना डिस्टेंस है यहाँ से, तो लगभग 540 किलोमीटर तक का होगा, लगभग, बोला आगे पीछे हो सकती है वैल्यूज। 540 किलोमीटर, थोड़ा और बड़ा देखते हैं इसको, यहाँ पे आ जाओ। 539 किलोमीटर सी रूट से कनेक्ट करा, किसको किया, सितवे पोर्ट को किया। सितवे पोर्ट कहाँ पे लोकेटेड है, म्यांमार के अंदर। अब ये तो हो गया सी रूट जो समंदर के थ्रू था, बे ऑफ बंगाल आ गई ना यहाँ पे सारी, बंगाल की खाड़ी। देन ऊपर की तरफ देखो, अब यहाँ पे आएगा पलेतवा। पलेतवा इज अनदर लोकेशन, जब आप सामान लेके जाते हो बीच बीच में रोकना भी तो पड़ता है, पास करोगे जहां पे ब्रेक लगेगी फिर से पास करोगे, तो यहाँ पे आ गया पलेतवा। यहां से एक इंपॉर्टेंट रिवर जाती है, कालादान रिवर। इसी रिवर के ऊपर पूरे के पूरे इस मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट का नाम क्या पड़ा, कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। लग गया पता क्यों नाम आया, तो कालादान रिवर का नाम है। लो जी, कौन सा रूट आ गया, ये रिवर रूट। सितवे को पलेतवा से कनेक्ट किया, कालादान रिवर, वेरी इंपॉर्टेंट, यूपीएससी का पेपर देखना, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। आईएनएसटीसी भी तो इसी का पार्ट था एक तरह का, जो इंटरनेशनली आपने देखा। पलेतवा से अब सारा जो होगा ये रोड वाला रूट है, रोड रूट, सी रूट, रिवर रूट, अब सारा कैसा आएगा, रोड रूट आएगा। अब देखो पलेतवा से चलेंगे कलेतवा,
कलेतवा के बाद बॉर्डरिंग कंट्री पे आगे हम अपना, ये म्यांमार है इस तरफ को, ऊपर अपना मिजोरम वाला पार्ट आ गया। तो ये जो लोकेशन है ना जोरिनपुई, ये जोरिनपुई आपका कहाँ पे आएगा, मिजोरम वाले पार्ट में। डन। अब हम इंडिया में पहुंच चुके हैं। तो ये तो नाम सिमिलर से थे, सितवई पोर्ट हमने बनवाया, पर लोकेशन कहाँ पे है, म्यांमार के अंदर। यहां से कालादान रिवर के साथ अटैच हुआ पलेतवा, पलेतवा से हम गए ऊपर की तरफ कलेतवा, नाम सेम से ही है पलेतवा कलेतवा, बस डायरेक्शन याद रखनी है क्योंकि नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ अरेंज करने में आ सकते हैं क्वेश्चन। देन ऊपर की तरफ चलोगे, अब ये आ गया जोरिनपुई विच इज लोकेटेड इन मिजोरम। अब इंडिया के पास हम आ चुके हैं, होगी ना कनेक्टिविटी नॉर्थ ईस्ट के साथ। इंडिया वहां पे था, कोलकाता वाला पोर्शन, ये देखो ये सारा कनेक्ट हो चुका है दोबारा से नॉर्थ ईस्ट के साथ। ये ऑल्टरनेटिव रूट बन गया हमारे पास, पर बशर्त क्या है, इस अराकाम आर्मी के साथ बनाए रखनी पड़ेगी, नहीं तो ये रूट भी गया अपने हाथ से। और लग गया ना पता कैसे इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंस क्या है। जोरिनपुई से फिर ये लॉन्ग तलाई को जोड़ेगा और फिर आइजॉल आ गया, फिर आपने देख लिया सारा, गुवाहाटी जुड़ेगा, शिलोंग जुड़ेगा, सिलचर जुड़ेगा, आपका अगरतला जुड़ेगा, साइड में इम्फाल जुड़ेगा और नीचे आइजॉल जुड़ेगा। होगी कनेक्टिविटी नॉर्थ ईस्ट। नहीं नहीं, बीच में, हाँ रिवर की साइड में जो टर्मिनल्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्ट्स होते हैं, वो वाला है, क्योंकि बीच में रिवर आ गई ना, तो साइड में बंदरगाह होती है वो, जहां पे भी शिपिंग्स रुकेंगी आके। वैसे सी के साइड में यूज करते हैं, यहाँ पे टर्मिनल्स बोल देते हैं। ठीक है, डन। तो लोकेशंस याद रह जाएंगे आपको। ये था आपका कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। और जो अभी प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ है कैबिनेट के द्वारा, वो कौन सा हुआ है, हाईवे का हुआ है, जो कनेक्ट कर रहा है आपके शिलोंग टू सिलचर को। ठीक है, डन। ओके, कोई क्वेश्चन है इसको लेके, पहले वो पूछ लो। और जो फंडिंग जाएगी अब, इंपॉर्टेंट अगेन, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा एंटायरली ये जो अपना कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है, इसकी फंडिंग सारी मिनिस्ट्री ऑफ, no, that's a choice. If we don't have much funds, then we have to take loan from the IMF and other bodies. But for now, Ministry of External Affairs is going to fund this particular project. No, they haven't specified yet. They haven't. Okay. बाकी कोलैबोरेशन म्यांमार के साथ तो रह गई, बिकॉज लोकेशन इज म्यांमार। चलिए जी, नेक्स्ट सितवे, हाँ मिलिट्री को है वहां पे, अराकाम आर्मी सारे एरिया को स्टेबल है, आर्मी को एक्सेप्ट करा हुआ है लोगों ने फॉर नाउ की बेटर है वायलेंस से, तो एक्सेप्टेबल है अभी के लिए, तो वायलेंस ना हो इसी वजह से। ओके, तो ये सारा लिखा हुआ है जो हमने कनेक्टिविटी पढ़ी। लग गया पता क्या हुआ? ठीक है, पीछे क्यों मुड़े आप दोनों? हाँ ठीक है ठीक है, इट्स ओके। चलो जी, ये आपके टेबल आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको समझा दिया मैप के ऊपर, आप एक बार रीड कर सकते हो इसको। नेक्स्ट आर्टिकल पे आए, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस। आपका जो जीएस पेपर 3 है इंटरनल सिक्योरिटी का, उसमें एक आर्टिकल आएगा दैट इज सिक्योरिटी फोर्सेस। मेंस के पर्सपेक्टिव से, आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, दोनों से इंपॉर्टेंट है। और जो आपकी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस है, नाम से लग रहा है पता बॉर्डर को सिक्योर करेगी, पर इसका मतलब ये नहीं है कि सारे बॉर्डर पे बीएसएफ होगी। तो टोटल फोर्सेस आपको याद रखनी है, 7 है। क्या फुल फॉर्म होती है सीएपीएफ की? यस, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस। इसका एग्जाम भी होता है, देना चाहिए, असिस्टेंट कमांडेंट वगैरह की इसमें पोजीशंस होती हैं। एक और सुना होगा आपने सीआरपीएफ का एग्जाम, तो इनका भी अलग से एग्जाम होता है। बाकी सारे इसी के अंडर से रिक्रूट होते हैं जो सीएपीएफ वाला है। तो सुनो, अब सबसे पहले सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के अंदर 3 कैटेगरीज बनाई हुई हैं। नंबर 1, बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस, यानी कि जो इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज हैं, जहां जहां पे हमारा बॉर्डर अटैच होता है, वहां पे ये होंगी फोर्सेस। दूसरी जो कैटेगरी बनाई है, ऑपरेशन, स्पेशल ऑपरेशन को कंडक्ट करने के लिए, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, एनएसजी तो सभी जानते हैं। देन आते हैं इंटरनल सिक्योरिटी पे, सीआईएसएफ और सीआरपीएफ। ये है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस। अब नाम में देखो इंडस्ट्री लिखा है, मतलब ये इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह को प्रोटेक्ट करके रखेगी। देन आती है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस। नक्सलवाद वगैरह सुना है आपने, नक्सलिज्म अभी आया भी था ये न्यूज में, हमने करना है उसका एडिटोरियल। यस, नक्सलिज्म, माओइज्म चाइना में ओरिजिन हुआ था, तो उसी का इंडियन वर्जन इज नक्सलिज्म। ठीक है, तो ऐसे जो राइट रिलेटेड कंडीशंस बनती हैं कभी कभी, नक्सलिज्म हो गया, वेरी ब्रूटल एक्चुअली, दे हैव प्रॉपर मिलिटेंसी का एक लेवल होता है, उनके पास प्रॉपर एक वेपन होगा, एमिनिशन होगा, आपसे भी ज्यादा एडवांस होंगे। पुलिस फोर्सेस के पास वैसे नहीं होते जैसे उनके पास अवेलेबल होते हैं। कहां से आ रहे हैं हमेशा क्वेश्चन मार्क रहता है, पर नेबरिंग कंट्रीज से थी। ठीक है, तो सीआरपीएफ, नक्सलिज्म को टैकल करना है तो उसके लिए किसको बुलाया जाएगा? सीआरपीएफ। पर कहीं पे टेररिस्ट अटैक हो चुका है, तो अब स्पेशल ऑपरेशन वहां पे कंडक्ट करा जाएगा, वहां पे किसको इन्वॉल्व करेंगे? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स। यस, देन आते हैं 4 फोर्सेस के ऊपर। नंबर 1 इज बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो इंडिया के मैप को अगर आप देखोगे, साइड में आपका आ जाएगा पाकिस्तान, ये वाला,
ये भी पहले क्या था, पाकिस्तानी था। तो इन एरियाज पे कौन सी फोर्स है हमारी, बीएसएफ। यहां 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 पे आप कौन सा पढ़ते हो, लाइन, LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, जो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में ऑफिशियल लाइन तो नहीं है, यहाँ पे आपको तारे वारे मिलेंगी, प्रॉपर ऐसा बॉर्डर नहीं मिलेगा कि फेंसिंग हो रखी है, ठीक है, LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। अभी पहलगाम अटैक वगैरह आपने सुना था, तो उसी की वजह से तारीफ करी है कि सारा का सारा फोकस जब जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर था, बीएसएफ ने बहुत अच्छे से अपना काम निभाया है। ऐसे नहीं हुआ कि सारे जम्मू एंड कश्मीर ही आगे, जो बॉर्डर एरियाज थे वो सारे सिक्योर थे फिर भी, ठीक है। तो ये बीएसएफ को लेके था। तो बॉर्डर कौन कौन से सिक्योर करे हुए हैं, तो वन इज पाकिस्तान और दूसरा आ जाएगा बांग्लादेश वाला, फर्स्ट थिंग। अब एक फोर्स तो ये होगी आपकी बीएसएफ, दूसरी जो आपने देखी वो है असम राइफल्स। कौन सा एरिया आएगा, नॉर्थ ईस्टर्न वाला, ठीक है। अब ये जो आपका अरुणाचल प्रदेश है ना, ये आ गया असम वाला एरिया। असम से तो बनी थी बाकी की स्टेट्स, आप पॉलिटी में पढ़ोगे सारा। ये वाला जो है ये है अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे एक वैली है जिसका नाम है तवांग वैली। चाइना क्या करता है, यहाँ पे अपने घर घुर बनवाने शुरू कर देता है लोगों से, और नाम भी बदल देता है। फिर एक दिन क्या हुआ, जयशंकर साहब भी थोड़े एक्टिव हुए, उन्होंने एक हुआ हूं करके एक जगह है चाइना के अंदर, उसका रख दिया नाम हनुमानगढ़, कि नाम चेंज करने से टेरिटरी आपकी नहीं होगी, ये रिप्रेजेंटेशन थी वो। तो ये तवांग वैली, तो यहां से हमें क्या पता लग रहा है, चाइना ऑक्यूपाई करने की ट्राई करता है। और चाइना हमेशा क्या बोलता है कि ये जो अरुणाचल प्रदेश है ये साउथ तिब्बत हुआ करता था, दक्षिणी तिब्बत जिसको बोलते हैं, तो दिस इज पार्ट ऑफ चाइना, तो ये क्लेम करने की ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे जो फोर्सेज हमारी आएंगी सारे पोर्शन के ऊपर, वो आ जाएंगी असम राइफल। भूटान हो गया, नेपाल वाली साइड पे कौन सी आएगी, सशस्त्र सीमा बल, SSB। तो ये वाली फोर्सेस आपको कहां पे मिलेंगी, जो बॉर्डर कर रही हैं नेपाल वाले एरिया को। एक बची ITBP, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। तो ये जो बाकी का एरिया बच गया चाइना के साथ जो बॉर्डर कर रहा है, वहां पे ITBP आ जाएगी। लग गया पता, चार फोर्सेस कहां पे थी। NSG का तो स्पेशल ऑपरेशन में काम था, और जो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस थी, दैट वाज फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर। और दूसरी थी CRPF, जिसका नक्सलवाद वगैरह के केस में आप सुनोगे कि CRPF के लोग पुलिस फोर्सेस कही हुई थी, CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। डन, लग गया पता। इससे रिलेटेड मेंस क्वेश्चन इतना ही आता है, आपको मैप वगैरह ड्रॉ करके आंसर लिखने होते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखोगे इसको। थोड़ा सा देख लेते हैं, तो बस यही है। अब बाकी ऑफिशियल ने बोला कि जब जम्मू एंड कश्मीर वाला इश्यू चल रहा था, तो पंजाब को नहीं छोड़ा, राजस्थान को नहीं छोड़ा, गुजरात को नहीं छोड़ा, वहां पे भी वैसी स्ट्रिंजेंसी अपनाई जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर वाले पार्ट में थी, सेम बांग्लादेश वाले पार्ट में थी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बोलते हैं इंडियन टेरिटरीज की, बीएसएफ को। सबसे ज्यादा लंबा बॉर्डर हमारा किसके साथ है, नो, बांग्लादेश के साथ है। दूसरे पे चाइना, देन थर्ड पे आता है पाकिस्तान, ठीक है। तो बीएसएफ आपकी पाकिस्तान वाले बॉर्डर के साथ है। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस का ही एक पार्ट है। देख लिया आपने, टोटल कितनी थी, 7। कितनी कैटेगरीज थी, 3। फर्स्ट कैटेगरी बॉर्डर फोर्सेस, सेकंड स्पेशल ऑपरेशन, थर्ड, हाँ, यस, इंटरनल फोर्सेस उनको बोलते हैं। इंटरनल फोर्सेस में कौन कौन थे, यस, CISF एंड CRPF। स्पेशल फोर्सेस ऑपरेशन NSG, एंड बाकी यस, ब्लैक कैट्स भी उनको ही बोलते हैं, यस यस, ठीक है। और बाकी के 4, ठीक है, सशस्त्र सीमा बल, मतलब ठीक है, ओके ओके ओके, डन डन डन, ठीक है। बुक्स में तो यही लिखते हैं, पर ओके ओके, इनफॉर्मल लैंग्वेज, ओके, ऑल राइट, ठीक है। तो यस, और बाकी आपका आ गया असम राइफल्स, ITBP, BSF, और कौन सा बचा, हो गया 4, दैट्स ऑल, 7 फोर्सेस होगी। क्लियर। तो एक टॉपिक आपका रेडी है जब इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ोगे। यस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एक्चुअली, यस, बजट एलोकेशन वगैरह सारा कंट्रोल जो होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का है। यस। सो 1965 की बात करते हैं। 1961, 62, 65 बहुत डिस्टर्बिंग पीरियड रहे हमारे, तो उस टाइम पे हमें रियलाइज हुआ था कि हमारी भी बॉर्डर फोर्सेस होनी चाहिए ताकि वहां पे सिक्योरिटी इंश्योर करी जा सके। प्राइमरी रोल क्या हो सकता है, बॉर्डर को पीस टाइम में भी सिक्योर करके रखना। वॉर में तो रखना ही है, पर पीस टाइम पे भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है। मुझे ये बताओ, आप मत बताना, बाकियों से अभी पूछ रही हूँ, यहाँ पे सिर्फ मेल्स को रिक्रूट किया जाता है या फीमेल्स भी होती है BSF में, ओनली मेल्स, नो, फीमेल्स भी हैं। रील्स देखा करो कभी कभी, प्रोडक्टिव वाली, उसमें दिखाते हैं ना कि फीमेल्स को भी रिक्रूट करते हैं। और एक और खास बात है BSF की कि इसके अंदर आपको
एयर विंग भी मिलेगा, मैरीटाइम विंग भी मिलेगा, मतलब ओनली बॉर्डर फोर्स जिसके पास एयर फोर्स और अपना मैरीटाइम विंग भी है। कौन कौन से लोकेशंस, सॉरी, यस यस, आई वाज अबाउट टू टेल यू। सो इंडो पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर एक देख लिया हमने, दूसरा इंडो बांग्लादेश वाला इंटरनेशनल बॉर्डर, देन एलओसी वाला एरिया आ गया। यस, जब नक्सल ऑपरेशंस होते हैं तो उसमें भी बीएसएफ आती है, सीआरपीएफ तो है, ये भी आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, लोगो वगैरह आप देख चुके हो, यहाँ पे अनाज की जो फॉर्मेशन है वो करी होती है, यहाँ पे टाइप फेस है यानी कि नाम लिखा हुआ है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ऊपर सारनाथ लाइंस दिखाए हुए हैं जो कि इंडिया का एम्बलम भी है। तो ड्यूटी अनटू डेथ प्लेस्ड एट द बॉटम, तो ये इनका मोटो आ जाता है। हर एक फोर्स का अपना अपना मोटो होता है, तो जो ड्यूटी अनटू डेथ है दैट इज मोटो ऑफ बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस। बाकी स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेंथ देखें तो वर्ल्ड की लार्जेस्ट बॉर्डर गार्डिंग फोर्स जो है 186 बटालियंस के साथ लगभग 2.57 लाख पर्सोनल्स यहाँ पे आपको मिलेंगे। और एक्सपांशन इतनी ज्यादा हुई है, इनके पास अपना एयर विंग है, मरीन विंग है, आर्टिलरी रेजिमेंट है एंड इवन कमांडो यूनिट्स हैं। क्लियर? तो ये इनकी अपनी है, ये एक रेलिवेंट टॉपिक बनता है आपके मेंस के लिए, ठीक है। हाँ जी, ऑनलाइन आपको क्लियर यहां तक? हाँ, यहाँ पे भी आ गए आंसर। यस यस। और नेक्स्ट, इवन वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो बड़ी मानी जाती है बॉर्डर गार्डिंग सिक्योरिटीज में वो बीएसएफ ही है। अब देखो, जब टेरेन आएगा रेत वाला तो वहां पे घोड़े तो नहीं दौड़ेंगे, वहां पे चाहिए होंगे कैमल्स, तो कैमल मिलेंगे यहाँ पे, कैमल आएंगे, डॉग्स आएंगे, तो रन ऑफ कच्छ वाला जो एरिया है अपना सारा रेतीला है, तो उस एरिया में ऐसी सीएपीएफ है जिसके पास अपना एयर विंग है, मरीन विंग है और आर्टिलरी रेजिमेंट है, कमांडो यूनिट्स तो बाकियों में भी आपको मिलेंगे। देन टीयर स्मोक यूनिट, वेरी इंपॉर्टेंट। टीयर गैस देखी होगी आपने, टीयर गैस फैलाई जाती है जब कोई राइट्स फैल रहे होते हैं तो दिखाई नहीं देता, विजिबिलिटी जीरो हो जाती है, तो इनकी अपनी टीयर गैस स्मोक यूनिट भी है। तो अगेन वेरी रेलिवेंट टॉपिक। अब पावर्स क्या क्या है, तो कहीं पे भी कोई वायलेशन होगी कुछ चीजों को लेके, जैसे पासपोर्ट एक्ट 1967, बहुत सारे रिफ्यूजीज होते हैं, दे ट्राई टू एंटर इन इंडिया पर बिना पासपोर्ट के, बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के, तो इस एक्ट के तहत ये उनको अरेस्ट कर सकते हैं, मतलब इनको ऑटोनॉमी दे दी गई है कि आप अरेस्ट कर सकते हो। दूसरा आता है पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया एक्ट 1920, तो पासपोर्ट से रिलेटेड एक्ट ही है दोनों। देन आते हैं कस्टम एक्ट। कस्टम एक्ट क्या होती है? यस, इलीगल स्मगलिंग कर रहे हैं। देखो, जब भी खरीद बेच होती है तो उस पर कस्टम ड्यूटी दी जाती है, पैसा देना पड़ता है। यहाँ पे बिना पैसे दिए अंदर आने की एंट्री करी जाती है। वो देखी होगी आपने मूवीज में, ड्रग्स फेंक दी बॉर्डर एरिया से दूसरी तरफ को। इलीगल स्मगलिंग के केस में अगर कोई पकड़ा जाता है तो उसको भी ये अरेस्ट कर सकते हैं। एनडीपीएस एक्ट, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस, ओपियम आ गया, मॉर्फिन आ गया, हेरोइन आ गया, सब चीजें इसके अंदर आती हैं। देन आती है आर्म्स एक्ट, आर्म्स में मतलब एमिनेशन आ जाएंगे, ठीक है, वेपन्स अगर कोई इलीगली स्मगल करने की ट्राई कर रहा है। हाँ जी, ऑनलाइन आपको क्लियर यहां तक? फटाफट से आंसर कर दें। अभी जो हेड होते हैं बीएसएफ के, उनको डायरेक्टर जनरल बोलते हैं इस टाइम पे, जो है वो है दलजीत सिंह चौधरी। ये नितिन जी हैं, ये पहले थे फॉर्मर, और अभी जो है दैट इज दलजीत सिंह चौधरी। और कौन सी पोजीशन होती है? तो आईपीएस, जिस एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, आईपीएस वाली होती है, ठीक है। हाँ जी, ऑनलाइन एक बार कंफर्म कर दीजिए। ठीक है, यस। सिर्फ 2 ही हैं आज, बाकी कहाँ हैं? 36 स्टूडेंट्स हैं, बाकी कहाँ पे हो? थोड़ा एक्टिव रहो चैट बॉक्स में। चलिए जी, नेक्स्ट आर्टिकल फाइनेंस मिनिस्ट्री को लेके है। अब यहाँ पे एक वर्ड है डिविडेंड, और एक तरफ लिखा है आरबीआई का बफर। होता क्या है? हम खरीदते बेचते हैं चीजों को, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, एक टर्म सुनोगे आप, ठीक है ऑनलाइन, ठीक है। एक होता है फिस्कल डेफिसिट। डेफिसिट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? किसी चीज की कमी, ठीक है। एक होता है सरप्लस, मतलब ज्यादा है, जरूरत से ज्यादा हो रखा है, सरप्लस बोलेंगे। किसी भी कंट्री के लिए कौन सी चीज अच्छी होगी? कितने बोलते हैं सरप्लस? बोलो। सरप्लस अच्छा होता है। ज्यादा हो तो क्या दिक्कत है उसमें? अच्छी वेलफेयर स्कीम्स आप निकाल पाओगे अपनी जनता के लिए, तो सरप्लस अच्छा होता है। तो उसी तरह से आरबीआई के पास भी क्या होता है? डेफिसिट भी हो सकता है, सरप्लस भी। आरबीआई के पास अगर डेफिसिट है तो अलार्मिंग सिचुएशन होती है, वार्निंग सिचुएशन होती है। सरप्लस है तो गवर्नमेंट भी झांकेगी, हमारे पास पैसे की कमी है, आप हमें पैसा दे दो। पहले इसके लिए एक बेसिक आपको समझना पड़ेगा, फिर आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ आएगी। अब देखो क्या होता है, जैसे इंडिया के बारे में हम बात करेंगे। अब मैं इतना सा ही मैप ड्रॉ करती हूँ, इजी टू ड्रॉ। अब हम क्या करते हैं? सेल भी करते हैं। सेल कर रहे हैं दूसरी कंट्री को, मान लो यहां पे हमने कर दिया यूएई को सेल। सेल किया तो उसको बोलेंगे एक्सपोर्ट। और अगर यूएई से इंडिया ने कुछ खरीदा, परचेस, तो उसको बोलेंगे
इंपोर्ट। अब मुझे ये बताओ, अगर हम ज्यादा खरीदेंगे तो हम फिस्कल डेफिसिट में होंगे या फिस्कल सरप्लस में होंगे? डेफिसिट ऑब्वियस सी बात है, खरीद रहे हैं ज्यादा, बेच नहीं पा रहे हैं, तो खरीदने में पैसा लग रहा है अपना, जब बेचेंगे तो पैसा आएगा। ठीक है, तो एक्सपोर्ट हमारे लिए क्या लेके आता है? सरप्लस। और दूसरा होता है इंपोर्ट। इंपोर्ट क्या लेके आता है? डेफिसिट। पर जरूरी नहीं है हमेशा नेगेटिव में हो, क्या पता इंडिया के पास पैसा ही इतना ज्यादा हो कि खरीद भी रहे हैं तो ज्यादा इंपैक्ट नहीं उससे पड़ रहा है, तो वो वाली सिचुएशन भी हो सकती है। यस, फॉरेक्स। फॉरेक्स इज डिफरेंट टॉपिक, उस पर नहीं मैं अभी जाऊंगी, मैं आपको ये वाला करवा रही हूँ ताकि आरबीआई के कॉन्टेक्स्ट में समझ आ सके। डन। अब मान लो समहाउ इंडिया की जो कंडीशन है वो जा रही है टुवर्ड फिस्कल डेफिसिट। मैंने बोला टुवर्ड, गई नहीं है, टुवर्ड बोला, अभी जा रही है, मतलब घट सकता है पैसा सरकार के पास। अब ये क्या करेंगे, अपने सेंट्रल बैंक को देखेंगे जिसका नाम है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसी को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। सारा का सारा पैसा तो आरबीआई के पास है। कितने मार्केट के अंदर नकली नोट छपे हैं, कितने असली नोट, एक एक नोट की इंफॉर्मेशन आरबीआई के पास होती है। तो आरबीआई आ गया सेंट्रल बैंक, ये क्या करता है, अपने पास बफर रखता है। इनको पता है सरकार आ जाएगी, करप्शन भी करनी होती है, तो आएगी वो एक दिन बोलेगी हमारे पास पैसे कम पड़ गए हैं, आईएमएफ से उधार लिया था, पैसे वापस भी करने हैं, इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है। तो उस केस में ये क्या करते हैं, गवर्नमेंट वाले आरबीआई के पास जाते हैं। इनके पास क्या होता है, बफर। और जो एक्ट्स हैं उनके तहत गवर्नमेंट, जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है, वो पैसा ले सकती है फ्रॉम आरबीआई, और आरबीआई मना नहीं कर सकती, पहली चीज। तो इसके लिए क्या होगा, आरबीआई के पास एक्स्ट्रा पैसा होना चाहिए, क्योंकि बैंक्स भी चलाने हैं, उन एम्प्लॉयज की सैलरी भी जानी है, लोन भी देने हैं, इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट भी खींचना है। जो अमीर लोग होते हैं उनको इजीली मिल जाते हैं ना लोन, वो भी तो तभी आएंगे लोन लेने अगर आरबीआई के पास पैसा होगा। सिक्योरिटी तो हो, तुमने 1 करोड़ वहां पे जाके डिपॉजिट कर दिया, पता लगा बैंक खाली पीछे से, तो सिक्योर वहां पे क्या हुआ, ट्रस्ट इश्यूज इंपैक्ट हुए। तो आरबीआई को अपने इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट भी मेंटेन करना है। पैसा कहां से कमाता है बैंक? आपने हमेशा हमेशा सुना बचपन में कि हम जो पैसा देते हैं उसका इंटरेस्ट लग के हमें डबल मिल रहा है। एक टाइम था जब डबल मिल जाता था, अब तो इंटरेस्ट रेट घट चुके हैं। पर पैसा कहां पे कमाया आरबीआई ने? जो लोन्स दिए, लोन्स पे इंटरेस्ट रेट लगाया, और वो जो इंटरेस्ट रेट लगाया उसी से तो उन्होंने अपनी कमाई करी। तो इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे क्या बोला, आरबीआई को अपना रखना पड़ेगा एक्स्ट्रा पैसा, जिसे बोलते हैं बफर, ताकि कभी कल को इमरजेंसी सिचुएशन आए। एक तो ये आएंगे मांगने के लिए गवर्नमेंट वाले, ये क्या बोलेंगे, हमारा जरा फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा है, खर्चे ज्यादा हो गए हैं, कमाई कम हो चुकी है। तभी तो बोलते हैं सरकार को कभी भी अपने एसेट नहीं बेचने चाहिए, क्योंकि एसेट का क्या होता है, आपको रिटर्न देता रहेगा। तो अगर एक बार एसेट बेच दिया, वो एक ही बारी में सारा पैसा आ जाएगा, तुमने अपना डेफिसिट भर लिया, खत्म। उसके बाद कहां से वो पैसा आएगा, वो एसेट तो जा चुका। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, इसी वजह से आरबीआई ने अपना एक्स्ट्रा पैसा रखा होता है, एक तो सरकारों को देने के लिए, दूसरा अपने इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट मेंटेन करने के लिए। तो अभी क्या है, एक वर्ड आता है यहाँ पे डिविडेंड, थोड़ी सी टेक्निकल टर्म आ गई कि जो एक्स्ट्रा वाला पैसा है इसके ऊपर फाइनेंस मिनिस्ट्री देख रही है ऐसे आंखें टिका के कि कितना पैसा है जेब में, बता दो। अभी पिछले 2019-20 में भी आपने सुना होगा 30,000 करोड़ रुपए लिए थे आरबीआई ने फ्रॉम गवर्नमेंट ने फ्रॉम द आरबीआई। क्यों? वो जो अपना डेट हो रखा था उसको कंपनसेट करने के लिए। अब एक्ट सी ऐसी बनाई है कि आरबीआई मना नहीं कर सकता, देना ही पड़ेगा रूलिंग गवर्नमेंट को। तो उनकी टर्म्स अब आपने ध्यान में रखनी है, 2-3 टर्म्स आएंगी। जैसे एक आएगी इकोनॉमिकल कैपिटल फ्रेमवर्क। अब वर्ड आया फ्रेमवर्क, तो फ्रेमवर्क क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपको? रूलिंग। ठीक है, रूलिंग आ गया कि कैसे रूल करना है किसी चीज को, कैसे मैनेज करना है, कैसे गवर्न करना है, मतलब एक तरह से मैनेजमेंट के ऊपर फोकस किया। दूसरी जो टर्म आएगी वो कंटिंजेंसी को लेके होगी, तो 1 बाय 1 देखते हैं। कंटिंजेंसी, रिस्क, बफर। देखो रिस्क भी लिखा है, बफर भी लिखा है कि इमरजेंसी वाली सिचुएशन होगी तो हमारे पास एक्स्ट्रा लंपसम अमाउंट होगा। तो इन दोनों को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आते हैं ईसीएफ पे, इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क। तो इसमें आरबीआई के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बताई है कि कैसे वो अपने कैपिटल, रिजर्व और कंटिंजेंसी फंड्स को रेगुलेट करेगा, ताकि ऐसे ना हो कि खाली हो जाए जेब। तो दैट इज ईसीएफ, इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क। एंड ये पूरा प्रोसीजर बताया हुआ है कि एक्स्ट्रा पैसे की कभी भी जरूरत पड़ सकती है, इमरजेंसी कभी भी आ सकती है। ये था इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क, जिसमें बस रूल्स एंड रेगुलेशन बताई हुई है कैसे गवर्न करना है किसी बॉडी को। नाउ द इंपॉर्टेंट वन, सीआरबी, कंटिंजेंसी रिस्क बफर। कभी कल को ऐसी सिचुएशन आ जाए पैसा ही नहीं बचे, तो एक कमेटी थी, बिमल जलन कमेटी, 2018 में ये बैठी थी। इन्होंने बोला था कि आरबीआई के पास एक्स्ट्रा बफर होना चाहिए, कितना, 5.5 टू 6.5%। जितना भी टोटल रिजर्व है आरबीआई के पास, उसमें से जो 5.5 टू 6.5% पैसा है वो किसमें रहेगा, सीआरबी के अंदर। मतलब जब रिस्क वाली सिचुएशन आएगी तो उस टाइम पे ये वाला पैसा यूज होगा। तो अगर मान लो जो टोटल पैसा था
उसकी वो कंडीशन आ चुकी है कि 5.5 to 6.5% पैसा ही बचा है। अब सरकार अगर आएगी ना कि दे दो पैसा, तो देगी? नहीं देगी, क्योंकि अभी इमरजेंसी आ चुकी है, अब नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ पे आरबीआई को अपनी रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब आप पढ़ोगे तो उनको भी मेंटेन करके रखना है। लोन्स भी देने आगे, इन्वेस्टर तो आना ही बंद कर देंगे, वो तो पैसे देना ही बंद कर देंगे बैंक्स को। जैसे आपने सुना होगा होम लोन्स आजकल लेते हैं, प्राइवेट बैंक्स भी उसमें आ जाते हैं। तो जब होम लोन्स लेते हैं तो उन्होंने लिया 60 लाख रुपए का, रिटर्न में कितना जाता है? 1-1 करोड़, 1.5 करोड़ तक चला जाता है। रीजन इंटरेस्ट रेट, वो तो तभी आएगा ना इंटरेस्ट रेट, अगर बैंक्स के पास अपना कुछ पैसा तो होगा। तो दैट इज द रीजन। तो सीआरबी याद रखिएगा, कौन सी कमेटी थी, वेरी इंपॉर्टेंट, बिमल जलन कमेटी 2018 में आई थी। कितनी रेट इन्होंने असाइन करी थी? 5.5 to 6.5%। हाँ ठीक है, लोन्स इंटरेस्ट एस्टिमेटेड वाज 4.57, ठीक है। ओके, आई थिंक अब आपको क्लियर है। ये करंट डेवलपमेंट्स यहाँ पे बताई हैं कि रिव्यू, अब देखो रिव्यू आरबीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपना सीआरबी रिव्यू करते रहें, कि वो वाली सिचुएशन तो नहीं आई। गवर्नमेंट के पास भी ऑटोनमी है, वो भी रिव्यू कर सकते हैं। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ जाता है, आरबीआई को वैसे तो बोला जाता है कि आप अपने ऑटोनमस तरीके से काम करो, आप अपने हिसाब से काम करो, अपने रूल्स एंड रेगुलेशन चलाओ, लोन पे कितना इंटरेस्ट रेट देना है वो सब। पर यहाँ पे सरकार भी रिव्यू कर रही है, तो एक तरह से तो पायरेसी वाला काम हो गया ना, तुम झांक रहे हो किसी दूसरे के पैसे में। तो यहाँ पे ये कंसर्न निकल के आता है, ये इसका एक इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक भी है कि जो रिव्यू की पावर गवर्नमेंट को भी दे रखी है। तो जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में आप सुनते हो कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन तभी करवा पाएगा अगर गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस नहीं होगी, तो सेम यहाँ पे ना हो। तो वैसे ही यहाँ पे है, अगर आरबीआई को अपना काम ऑटोनमस तरीके से करना है तो गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, ये सबसे बड़ा कंसर्न निकल के आता है। डन। तो यहाँ पे बिमल जलन कमेटी आपको ध्यान में रखनी है। जो एक आर्टिकल अपना रहता है उसको करते हैं अब कल, क्योंकि टाइम हो चुका है, आज क्लास लेट हो गई थी अपनी। ठीक है, ये थ्योरेटिकल है, जो मैंने आपको बोला वही सब लिखा हुआ है यहाँ पे। ओके, ऑनलाइन यहां तक बता दो पहले तो, कोई डाउट? सेम फॉर द ऑफलाइन, यहां तक क्लियर आप सभी को? आपने फर्स्ट आर्टिकल से लगाई थी ना क्लास? हाँ फर्स्ट से लगाई थी, ठीक है, ठीक। हाँ फर्स्ट से थी, ठीक है। हाँ जी, ऑनलाइन फटाफट से बोलिए, फिर उसके बाद चलते हैं। क्वेश्चन कल पूछूंगी, रिवाइज करके जरूर आए, ठीक। डोकलाम, ठीक है। किसका क्वेश्चन था? करमवीर, ठीक है गुंजन, ओके। देखो करमवीर का क्वेश्चन है डोकलाम को लेके। यहाँ पे क्या है, ये भूटान कंट्री आ गई आपकी। यहाँ पे दो एरियाज हैं, एक को बोलते हैं जाकरलुंग, दूसरे को बोलते हैं पासमलुंग, ठीक है। ये चाइना ने इलीगल तरीके से ऑक्यूपाई करके रखे हैं, पर हैं किसके? भूटान के हैं। अब भूटान को खास जरूरत भी नहीं है इसकी, और चाइना बोलता है कि मैं ये रिटर्न कर दूंगा भूटान को, पर मुझे बदले में क्या चाहिए? डोकलाम। अब डोकलाम जो है ये ज्योग्राफिकली इंपॉर्टेंट है, काफी हाइट पे है। अगर सिलीगुड़ी कॉरिडोर के ऊपर किसी को नजर रखनी है तो वो डोकलाम पे आके जाके बैठ जाए। पर जस्ट बिकॉज भूटान और इंडिया के रिलेशन अच्छे हैं, तो आज तक ये वाली सिचुएशन आई नहीं कि डोकलाम पे जाके चाइना वाले बैठ गए। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डोकलाम। डन। मृणाल, आपका भी कोई डाउट था? एक बार बोल दो। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा देखो, डोकलाम रीजन अगर बोल रहे हैं तो भूटान का ही है। वैसे प्लेटो तो आगे तक फैला होता है ना, प्लेटो तो आगे तक जा सकते हैं, उसकी कोई टेरिटरी नहीं होती। प्लेटो तो आपका आगे तक चला जाता है। ठीक है, ठीक है, डन। ओहो, अभी तो 11-16 हुए थे, ये इधर 11:42 दिखा रहा था, मुझे लगा टाइम हो गया। चलो हो गया। वीकली नोट्स में कुछ टॉपिक हैं वी हैव नॉट कवर। नहीं नहीं मृणाल, आपकी सुबह की है क्लास, वो जो शाम को होती है ना करंट अफेयर की, वो सर लेते हैं क्लास, वो पुराने स्टूडेंट्स के लिए, वो आपके लिए नहीं है, तो उनको स्किप कर दो अभी के लिए, वो हो जाएंगे कवर। एक तो काला दान वाला ही लगा होगा आपको कि मिस हुआ, ये तो हो गया आज कवर। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो सुबह वाली ही लगाएंगे, उसमें आपको कंपाइलेशन में सारे नोट, सारे करंट अफेयर दिए हुए हैं जो शाम को भी हुई थी क्लास, उनको रख लेना है, कवर हो जाएंगे वो। 2-3 ही आर्टिकल बचे, उससे हो जाएंगे वो कंप्लीट।